Hello students. So we are doing chapter system of particles and rotational motion, and today we will study next topic, that is movement of inertia. अब अभी तक हमने ट्रांसलेशन और रोटेशन की एनालॉजी पढ़ा था ना। जो ट्रांसलेशन में हो रहा है वैसे ही सब रोटेशन में। ट्रांसलेशन में लीनियर वेलोसिटी, रोटेशन में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एक्सीलरेशन लीनियर एक्सीलरेशन दैट इज रोटेशनल एक्सीलरेशन, अल्फा एक्सीलरेशन है किसमें, रोटेशनल मोशन में। क्लियर। हमने और क्या पढ़ा था, टॉर्क पढ़ा था। जैसे वहां फोर्स होता है, यहाँ क्या होता है, टॉर्क होता है ना। वहां लीनियर मोमेंटम होता है और यहाँ एंगुलर मोमेंटम होता है। इतना हमने पढ़ लिया, ठीक है। वहां मास की बात करते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पर क्या है, क्लियर। तो we studied before, according to Newton's first law. What is Newton's first law? A body continues to be in a state of rest or motion unless and until it is compelled by some external force. एक बॉडी वैसे ही मूव करती रहती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, और रुकी हुई है तो वहीं रुकी रेस्ट पे रहती है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। क्लियर। दैट इज अबाउट ट्रांसलेशन मोशन। अब अगर कोई रिजिड बॉडी है, कोई बॉडी है किसी एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है, ये एक्सिस है, इसके अराउंड कोई रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है, तो क्या है, वो रोटेट कर रही है तो वो कंटिन्यूली रोटेट करती रहती है। कब तक, अनलेस एंड अनटिल इट इज कंपेल्ड बाय एक्सटर्नल टॉर्क। वहां फोर्स होता है, यहां क्या होगा, टॉर्क, ठीक है। सो अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन अनलेस एंड अनटिल इट इज कंपेल्ड बाय एक्सटर्नल टॉर्क। क्लियर। एंड दैट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, वहां क्या होता था, बॉडी की कैसी प्रॉपर्टी है कि वो रेजिस्ट कर रही है किसी भी चेंज को, इनर्शिया। यहां क्या होता था, इनर्शिया, एंड इनर्शिया इज अ मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया बोलते थे ना। सेम रोटेशनल मोशन में उसको बोलते हैं हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, बेसिकली इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी by the virtue of which it continues to be in state of rotational motion. Clear. It is a property by virtue of which a body continue to be in state of rotational motion unless it is compelled by external, वहां क्या होता था, एक्सटर्नल फोर्स, और यहां क्या होगा, एक्सटर्नल टॉर्क। जब तक ये बॉडी रोटेट कर रही है, सपोज ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, क्लियर। तो इसके बीच में रिजिड बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल हैं, सपोज m1 पार्टिकल है, ये रोटेट कर रहा है इधर, तो इसके अगर यहाँ टेंजेंट पे करेंगे तो इसके लीनियर वेलोसिटी है v1, इस डायरेक्शन में लीनियर वेलोसिटी v2, दिस इज v3, दिस इज v4, यूं रोटेट कर रही है। क्लियर। तो वो कॉन्टिन्यूली वैसे ही उसी वेलोसिटी से रोटेट करती रहेगी, उसी एंगुलर वेलोसिटी पे, जब तक उस पे हम एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाते। अगर एक्सटर्नल टॉर्क लगाएंगे तभी चेंज होगा ना उसका मोशन, नहीं तो वो उसी पर्टिकुलर वेलोसिटी रोटेट करती रहेगी। दैट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे वहां इनर्शिया होता था, यहाँ क्या है, वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या है ये, सपोज इस रिजिड बॉडी में बहुत सारे मास हैं। क्लियर। मैं यहां पर 4 कंसीडर करके चलता हूं, सपोज r1, r2, r3, r4 इनका पोजीशन वेक्टर है जिसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है, जिस एक्सिस के अबाउट। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस of mass from the axis of rotation, mass and distance from axis of rotation। और ऐसे बहुत सारे मास होंगे, तो लास्ट में है mn rn स्क्वायर, मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ दैट मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली। अगर इसको क्वांटिटेटिवली मेजर करा जाए तो इसको ऐसे फॉर्मूला से मेजर करते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जितने मास हैं और जहां से उनका एक्सिस से जितना डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, I12
सपोज n पार्टिकल्स हैं एक रिजिड बॉडी में, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आ गया mr²। क्या फॉर्मूला हो गया? mi/r² और i 1 से n, एक बार 1 डालेंगे फिर 2 3, तो ये बन गया। तो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर? अब इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? फिजिकल सिग्निफिकेंस इनर्शिया का क्या था कि जितना ज्यादा इनर्शिया है उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है ना? जितना ज्यादा इनर्शिया है उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा हमें उसकी स्टेट को चेंज करने में। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, हमें उसमें इतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। वैसे ही यहां मोर द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मोर इज द टॉर्क रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स स्टेट। जितना ज्यादा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है उतना ज्यादा ही टॉर्क रिक्वायर्ड होगा टू चेंज इट्स स्टेट। क्लियर? मोर द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मोर इज द टॉर्क रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स स्टेट्स, दैट इज इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया था ट्रांसलेशन मोशन में, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है रोटेशन मोशन में। ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया? फैक्टर्स ऑन विच मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स। अभी हमने mr² तो पढ़ा ही है इसका फॉर्मूला, सो इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बॉडी। ठीक है? जो रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है उसके मास पे डिपेंड करेगा, और शेप एंड साइज ऑफ बॉडी, है ना? जितना शेप साइज चेंज होगा उतना ये r1 r2 की वैल्यूज अलग अलग होंगी। शेप एंड साइज ऑफ बॉडी पे भी डिपेंड करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है उस बॉडी में? रोटेशन में तो अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट मास बॉडी में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? आपने कभी सोचा कि बाइसिकल या मोटरसाइकिल कोई भी है, उसका जो रिम होता है, जो टायर्स होते हैं, टायर के बीच में एक रिम होता है ना? उसमें क्या होता है? ज्यादातर मास रिम पे होता है और यहां सिंपल स्पोक्स होते हैं। यहां सिंपल स्पोक्स होते हैं ना, ज्यादातर मास कहां होता है? रिम पे होता है, और यहां पर ज्यादा मास होता है। ऐसा क्यों? इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? ये है, इसके अबाउट घूम रहा है, जो व्हील है इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। तो यहां से मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है? ये r। r जितना ज्यादा होगा, मास यहां पर है ना मैक्सिमम, तो जितना मास आउटर एज पे ज्यादा होगा उतना क्या होगा? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। जितना एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास आउटर एज पे ज्यादा होगा उतना r ज्यादा होगा। r ज्यादा होगा तो उतना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होने की वजह से क्या है, वो अगर हम पेडल मारना बंद भी कर दें बाइसिकल का या मोटरसाइकिल में ऑफ कर दें तो थोड़ी देर तक अपनी स्टेट में ही रहेगा, बाद में वो फ्रिक्शन की वजह से, एयर फ्रिक्शन की वजह से रुक जाएगा। ठीक है? तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाने के लिए स्पोक्स के आउटर एज पे ज्यादा मास लगाते हैं। क्लियर? सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। और एक चीज, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी। बेसिकली पोजीशन और ओरिएंटेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन का, ठीक है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन की ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे इनर्शिया था ट्रांसलेशन मोशन में, ऐसे ही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है रोटेशन मोशन में। वहां क्या था? उसकी प्रॉपर्टी कि वो कोई भी मोशन को अपोज करे, ट्रांसलेशन मोशन को। यहां क्या है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक प्रॉपर्टी जो कि वो रोटेशनल मोशन को अपोज करे। कब तक? जब तक इसमें टॉर्क नहीं लगता, यहां पर तब फोर्स नहीं लगता। mr², जो वहां मास था, वो क्या बन गया? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर? तो अब हम वहां पर काइनेटिक एनर्जी की भी बात करते थे। कितना होता था काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv², है ना? तो यहां काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? अब अगर यहां से देखिए, होना क्या चाहिए? मास की जगह क्या आ गया? मैं यहां लिखता हूं इसको। काइनेटिक एनर्जी वहां क्या था? हाफ mv² था, है ना?
रोटेशन में क्या होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी हाफ मास की जगह क्या आया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। लीनियर वेलोसिटी की जगह क्या आया, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला बनना चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, सपोज एक रिजिड बॉडी है, उसमें बहुत सारे मास हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, हर पार्टिकल की, फर्स्ट पार्टिकल की फॉर मास m1 लीनियर वेलोसिटी कितनी है, m1 मास की लीनियर वेलोसिटी है सपोज v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा। सारे कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, पर हर पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी चेंज है अलोंग द टेंजेंट है, v1 v2 v3 v4, ठीक है। m2 मास के लिए लीनियर वेलोसिटी है दैट इज r2 ओमेगा। सेम m3 मास के लिए लीनियर वेलोसिटी है r3 ओमेगा। m4 मास के लिए लीनियर वेलोसिटी कितनी है, r4 ओमेगा। क्लियर। सो टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, सारे मासेस को प्लस कर देंगे, m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर प्लस m3 v3 स्क्वायर अप टू सो ऑन। क्लियर। अब यहां पर v की वैल्यू पुट करेंगे, v की वैल्यू क्या है, r1 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। यहां v2 की वैल्यू पुट करेंगे, r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा तो सेम है, सेम एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। क्लियर। ये क्या आ जाएगा यहां, r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस सो ऑन। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती है, v को ओमेगा के टर्म्स में लिख दिया। जब हम v को ओमेगा के टर्म्स में लिखेंगे, अब इसमें ओमेगा कॉमन है सब में, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में हाफ ओमेगा कॉमन, अंदर क्या बचा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन mn rn स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, ये क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सॉरी यहां स्क्वायर था ना, ओमेगा स्क्वायर कॉमन है। सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv स्क्वायर है, ठीक है। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv स्क्वायर है। ऐसे ही रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, मास की जगह मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा की जगह v की जगह ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर। कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये, डेरिवेशंस और भी आगे कराता हूं। तो ये था रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की टर्म्स में। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ना है दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। कुछ लोग इसको रेडियस ऑफ जायरेशन भी बोलते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हमने फिजिक्स पढ़ना है, इसके पीछे फिजिक्स का है। व्हाट इज रेडियस ऑफ जायरेशन। तो रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है, ये बेसिकली एक डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन का। मतलब जैसे हम सेंटर ऑफ मास पढ़ते हैं ना, कि एक रिजिड बॉडी है, बहुत सारे मास हैं, तो कोई एक सपोज ऐसा पॉइंट है, यहां पर एक ऐसा पॉइंट है जहां पर बॉडी का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, यही पढ़ते थे हम सेंटर ऑफ मास। इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। क्लियर। इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। सो व्हाट इज दिस, इट इज अ डिस्टेंस एट विच होल mass of body is supposed to be concentrated and moment of inertia of this point is same as moment of inertia of body। ठीक है। सो व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन, ये एक डिस्टेंस है। क्या डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एट विच द होल मास ऑफ बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पॉइंट इज सेम एज दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, और मोमेंट ऑफ inertia due to
एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को क्या बोला, रेडियस ऑफ गायरेशन। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला डिस्टेंस है, तो क्या होना चाहिए, एल। क्लियर। तो रेडियस ऑफ गायरेशन देखते हैं हम, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या। सपोज सारे पार्टिकल्स का जो मास है m, सपोज वी हैव n पार्टिकल्स, हमारे पास n पार्टिकल्स हैं। सपोज वी हैव n पार्टिकल्स ऑफ मास m, मेरे पास n पार्टिकल्स हैं मास m के। क्लियर, n पार्टिकल्स हैं, तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, हाफ m r1 स्क्वायर। ठीक है, एक पार्टिकल का, सेकंड पार्टिकल का क्या होगा, हाफ m r2 स्क्वायर। ऐसे ही n पार्टिकल का क्या होगा, हाफ m rn स्क्वायर। मास सबका सेम है। क्लियर, मास क्या है, सबका सेम है। हाफ m कॉमन, अंदर क्या बचा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर। इस टर्म को n से मल्टीप्लाई और n से डिवाइड कर दो। सॉरी, ये हाफ नहीं आएगा ना, mr स्क्वायर है ना। n से मल्टीप्लाई और n से डिवाइड कर दो। n से मल्टीप्लाई कर दिया rn स्क्वायर और n से डिवाइड कर दिया। क्लियर, n से मल्टीप्लाई किया और n से डिवाइड। और एक यहाँ मास भी है, मास तो एज इट इज है, n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड। सो व्हाट इज दिस m इंटू n, ये एक पार्टिकल का मास और ऐसे n पार्टिकल, तो ये क्या होगा, पूरी बॉडी का मास आ जाएगा। ये जो पूरी बॉडी का मास, सपोज कैपिटल M, तो m इंटू एम कितना है, कैपिटल M आ जाएगा ये, m इंटू एम। और अंदर साथ में क्या बचा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर डिवाइड बाय n। क्या बचा, डिवाइड बाय n। तो इसको लिख देंगे हम I m k स्क्वायर, वेयर k is r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर डिवाइड बाय n अंडर रूट। k स्क्वायर है ना, तो k कितना का, ये क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, बेसिकली डिस्टेंस है। ठीक है, जहां पर ऐसा सपोज किया जाता है कि सारी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जितना सारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास की वजह से उतना ही इस पॉइंट की वजह से हो। ठीक है, दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। तो k का फॉर्मूला ये भी है, ये क्या है, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ ऑल मासेस। रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस है सारे मास का, रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर है r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर, इसका मीन लेंगे तो सबको ऐड करके डिवाइड बाय n और उसका स्क्वायर रूट, तो इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर। सो रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन आल्सो बी डिफाइंड एज द रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ इट्स पार्टिकल्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल, इसको अगर डिफाइन करें, रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज ऑल्सो रेडियस ऑफ गायरेशन। तो क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन, दिमाग में बिठाना है क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस। ठीक है, उस पॉइंट का जिस पॉइंट पे सपोज होल सारी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेट। क्लियर, दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। तो एक और स्मॉल टॉपिक था रेडियस ऑफ गायरेशन। क्लियर, अब एनालॉग और क्या बचा है, नेक्स्ट हम एक रिलेशन निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये होता था फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन मोशन में। तो रोटेशन में फोर्स की जगह क्या आता है, टॉर्क, टॉर्क आता है, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी होना चाहिए, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। यही हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है, क्या होना चाहिए, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। सपोज वी हैव
n particles in a rigid body having mass m1 m2 up to mn. क्लियर? और r1 r2 up to rn are the distance from axis of rotation. यही सेम डायग्राम हर में, यही सेम इसी के बेसिस पे है. रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है एंगुलर वेलोसिटी किससे? ओमेगा से. किससे रोटेट कर रही है? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से. सो लीनियर एक्सीलरेशन एक पार्टिकल की क्या होगी? r इंटू एल्फा. अब फर्स्ट पार्टिकल की लीनियर एक्सीलरेशन क्या होगी? लीनियर एक्सीलरेशन फर्स्ट पार्टिकल की, फर्स्ट पार्टिकल का डिस्टेंस इंटू एल्फा. एल्फा में मैं 1 नहीं लगाऊंगा. क्यों? क्योंकि ये रोटेट कर रही है यहां पर. अब इसमें ऐसा तो नहीं बोला हमने कि इसमें टॉर्क लगाया हमने, और एक पर्टिकुलर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट कर रही है. ठीक है ना? कुछ एंगुलर वेलोसिटी से, मतलब कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी नहीं बोल सकते हम, ये कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन से रोटेट कर रही है. ठीक है? ये कांस्टेंट एंगुलर कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं, कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन से रोटेट कर रही है. क्लियर? सो a1 is equal to r1 into alpha, a2 is r2 into alpha. लीनियर एक्सीलरेशन यही पढ़ा था, a r अल्फा. क्लियर? फोर्स क्या होता है फर्स्ट पार्टिकल पे? फर्स्ट पार्टिकल पे फोर्स कितना लगेगा? मास इंटू एक्सीलरेशन. यही होता है. इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? मास इंटू r1 इंटू एल्फा. फोर्स फर्स्ट पार्टिकल पे. टॉर्क कितना लगेगा उस पे? टॉर्क क्या होता है? टॉर्क वैसे तो होता है r क्रॉस f, है ना सर? इसमें रोटेशनल मोशन में r क्रॉस f करेंगे तो rf साइन 90 डिग्री होगा. rf साइन 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? r इंटू एफ. और t1 है, t1 कितना होगा? r1 f1. r1 एज इट इज, f1 कितना है? m1 r1 एल्फा. तो मेरे पास टॉर्क कितना आ जाएगा एक पार्टिकल का? आ जाएगा ये m1 r1 स्क्वायर अल्फा. मैंने टॉर्क निकालना है बेसिकली. टॉर्क निकालने के लिए टॉर्क क्या होता है? r इंटू एफ होता है. r तो मुझे पता है फोर्स निकालना है. फोर्स के लिए मैंने मास इंटू एक्सीलरेशन किया. मास तो सेम रहेगा रोटेशन में. एक्सीलरेशन को क्या करेंगे? लीनियर एक्सीलरेशन को सर्कुलर उसके रोटेशनल एंगुलर एक्सीलरेशन में चेंज करना है. तो टॉर्क आ गया फर्स्ट पार्टिकल का. सिमिलरली टोटल टॉर्क निकालेंगे तो कितना आएगा? τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 अप टू τn. सबका ऐड कर देंगे तो कितना होगा? m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फा अप टू mn rn स्क्वायर अल्फा. इसमें m अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, सब में कॉमन है. तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस अप टू m1 rn स्क्वायर. तो ये क्या बचेगा? ये क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू एल्फा, जो मैं बता रहा था. बहुत छोटी डेरिवेशन है. मुझे टॉर्क निकालना है. टॉर्क क्या होता है? r क्रॉस f, फोर्स मास इंटू एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन r इंटू एल्फा. तो यहां से हम टॉर्क निकाल देंगे. टोटल टॉर्क इस बॉडी का, या रिलेशन फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है. सेम टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू एल्फा. तो ये रिलेशन किसके बीच में है? टॉर्क और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में. क्लियर? सेम. अब ये F इज इक्वल टू मास एक्सीलरेशन आ गया. आपने लीनियर मोमेंटम भी पढ़ा होगा. क्या पढ़ा था? लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम का कुछ रिलेशन पढ़ा होगा. व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. यही पढ़ा आपने. ये तो था ट्रांसलेशन के केस में. इसमें क्या है? हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था. लीनियर मोमेंटम क्या है? एंगुलर मोमेंटम. मास की जगह क्या आ जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. लीनियर वेलोसिटी की जगह क्या आ जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी. तो ये भी रिलेशन होना चाहिए. L इज इक्वल टू I ओमेगा. बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है. व्हाट इज दिस? L इज इक्वल टू I ओमेगा. लीनियर मोमेंटम इक्वल टू, सॉरी, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी. सेम. So relation between angular
मोमेंटम एंड ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर? सेम है, आपको एल निकालना है, ठीक है। डेरिवेशन करने का तरीका बता रहा हूं, सेम स्टेप्स। एल क्या होता है? आर क्रॉस पी, ये पढ़ा था हमने। एल क्या होता है? लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन। रोटेशनल मोशन में तो आर पी साइन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? आर इंटू पी। एक पार्टिकल के लिए निकालना है तो आर वन इंटू पी वन। आर वन तो सेम है रिजिड बॉडी में, यही रहेगा रोटेशन में भी। पी वन कितना होगा? फर्स्ट पार्टिकल का मास इंटू फर्स्ट पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी। और फर्स्ट पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी? फर्स्ट पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी आर ओमेगा, आर इंटू ओमेगा। क्लियर? यही होगा, आर इंटू ओमेगा। ओमेगा में वन आएगा? नहीं, सारे पार्टिकल एक जैसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, पूरी बॉडी रोटेट कर रही है ना। तो ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है ओमेगा वेलोसिटी से, ये भी ओमेगा वेलोसिटी से, ये भी और ये भी, जैसे एक्सीलरेशन में हमने अल्फा किया था। क्लियर? तो यहां मैं इसकी पी की, पहले यहां वी की वैल्यू पुट करूंगा, तो वी की वैल्यू क्या आएगी? पी वन इक्वल टू एम वन आर वन ओमेगा, और इस पी की वैल्यू यहां पुट करूंगा तो मेरे पास एल की वैल्यू क्या आ जाएगी? एल वन इक्वल टू एम वन आर वन स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, तो टोटल एल कितना आ जाएगा? एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री एल एन। डेरिवेशन करते हुए आपने पूरा लिखना है, सपोज द बॉडी ऑफ मास। लास्ट डेरिवेशन थी इसलिए मैंने सेम स्टेप्स हैं। जो एल है आर पी, पी की वैल्यू आपने ये डाली, वी की वैल्यू फिर से रोटेशन की टर्म्स में डाली ओमेगा में, क्योंकि आपको क्या बनाना है? एल इक्वल टू आई ओमेगा, एम वन आर वन स्क्वायर ओमेगा प्लस एम टू आर टू स्क्वायर ओमेगा अप टू एम एन आर एन स्क्वायर ओमेगा। तो एम आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा इसमें सब में, एम आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ओमेगा सॉरी ओमेगा कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट में, एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर। ये क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो ये सारे एनालॉग बताए मैंने आपको, वेलोसिटी का एंगुलर लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, फोर्स की जगह टॉर्क, लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर था, वहां हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, चेंजेस टू टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन। लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। अब नेक्स्ट टॉपिक पर जाने से पहले एक चीज जानते हैं। आपने कभी टेलीविजन में देखा होगा या नॉर्मल लाइफ में भी किसी ने रियल में भी देखा होगा, आइस स्केटिंग करते हैं। ठीक है, कई बार आइस स्केटिंग में चैंपियनशिप्स होती हैं। चैंपियनशिप में क्या होता है? आइस स्केटिंग में डांस करते हैं वो, ठीक है ना। जो डांस करते हैं वो क्या करते हैं, उनको थोड़ी देर करके आइस स्केटिंग उनको रोल करना होता है। ठीक है, रोल करना होता है। आपने कभी देखा होगा वो हाथ ऐसे बंद करके रोल करते रहते हैं। और चैंपियनशिप क्या है? जो जितनी लेट रुकेगा स्केट करते हुए, रोल करते हुए, जो जितनी लेट रुकेगा वो जीत जाएगा। क्लियर? तो ऐसा वो क्या करते हैं, हाथ ऐसे बंद कर लेते हैं, तो कोई रीजन होगा ना बंद करने का, कि वो ज्यादा देर तक रोटेट करते रहें। क्लियर? या आपने कोई स्विमर डाइव कर रहा है, बहुत हाइट से डाइव कर रहा है, जब वो डाइव करता है वो समरसॉल्ट लगाता है, समरसॉल्ट लगाता है मतलब बॉडी रोटेट करता है स्विमिंग पूल में जाने से पहले, तो वो बॉडी को अपनी स्क्वीज कर लेता है। ठीक है ना, बॉडी को अपनी क्या कर लेता है? स्क्वीज कर लेता है। ठीक, और जैसे ही स्विमिंग पूल में पहुंचने वाला होता है फिर से बॉडी को खोल लेता है और डाइव करता है स्विमिंग पूल में। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? इसको जानने के लिए हमने पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बहुत सिंपल। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा है ना, कि मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। कब? जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। सेम हमने एक रिलेशन पढ़ा था, ये रिलेशन पढ़ा था, टॉर्क इज इक्वल टू डीएल बाई डी टी। एक्सटर्नल टॉर्क, इफ external torque, total external torque is 0, then dl by dt is 0. When change of L with respect to t is 0, that means
दैट मीन्स व्हाट, एल इज कांस्टेंट। यही तो हमने पढ़ा था, वहां क्या पढ़ा था, फोर्स dp by dt होता है एक्सटर्नल फोर्स 0, तो dp by dt 0, p is constant, that is conservation of linear momentum. Here L is constant, this is conservation of angular momentum. And what is I? What is L? L is I omega, that means I omega is constant. L is constant, that means I multiply by omega is constant. ठीक है, L constant है तो क्या constant है, I into omega, torque alpha. Moment of inertia एक scalar quantity है, moment of inertia is not a vector quantity, just like mass, moment of inertia is the property, it's a scalar quantity. So L equal to I into omega, L is constant, that means I multiply by omega is constant. Constant का मतलब क्या है, जो initial I1 omega 1 है that is equal to I2 omega 2, that is equal to I3 omega 3, चलता रहेगा। ठीक है, जो I into omega का प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक, वहां पढ़ा था ना mv इज कांस्टेंट, क्लास 9th में पढ़ा हुआ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर मोमेंटम आफ्टर, पढ़ा था ऐसा। सेम यही चीज है, एंगुलर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, एंगुलर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अगर कोलिजन की बात करें, या कोलिजन की बात नहीं है, यहाँ क्या है, एंगुलर मोमेंटम L कांस्टेंट है, मतलब I1 ओमेगा 1 कांस्टेंट, I2 ओमेगा 2 कांस्टेंट। क्लियर, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब इसकी एप्लीकेशन है जो भी हम बात कर रहे थे। अब देखो, हम तो देखते हैं टीवी में, हमें ऐसा लगता है स्पोर्ट चल रहा है कोई, बट वो फिजिक्स अप्लाई करते हैं। क्या फिजिक्स, जब स्केटिंग करते हैं और उनको रोल करना होता है, डांस करते हुए रोल करना होता है, और इतनी तेज स्पीड में रोल करना होता है कि वो सबसे लास्ट में रुकें और विन कर जाएं। क्लियर, तो वो अपने हाथ यूं अपने पास रख लेते हैं और यूं घूमते रहते हैं। क्लियर, एक ही पॉइंट पे हाथ पास रख लेते हैं। उससे क्या होता है, हाथ पास रखने से जब वो अपने हैंड्स को स्क्वीज करते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, आर की वैल्यू को कम कर रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr², है ना। जब वो अपने हैंड्स को स्क्वीज कर रहे हैं तो वो अपना आर की वैल्यू, मतलब पूरी बॉडी की जो मास कंसंट्रेटेड है वहां पर, इस आर की वैल्यू को कम कर रहे हैं। बेसिकली हाथ स्क्वीज करने पे क्या कर रहे हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को डिक्रीज कर रहे हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं अपने हाथ को स्क्वीज करके। अगर हाथ को स्ट्रेच कर देते हैं तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये आर की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। आर की वैल्यू क्या है, डिस्टेंस है ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास का, मास बाहर जाएगा तो आर की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर मास सारा बॉडी एक ही जगह स्क्वीज हो जाएगी तो आर की वैल्यू कम हो जाएगी। आर की वैल्यू कम हो जाएगी तो आई क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आई डिक्रीज हो जाएगा व्हेन आई डिक्रीजेस, जब आई डिक्रीज हो जाएगा, और वी नो आई ओमेगा क्या है, कांस्टेंट, तो आई डिक्रीज हो जाएगा तो ओमेगा शुड इंक्रीज। आई डिक्रीज होगा तो क्या होगा, ओमेगा शुड इंक्रीज। ओमेगा इंक्रीज होगा तो क्या होगा, वो तेज तेज रोटेट करेंगे। जितनी तेज रोटेट करेंगे उतनी ज्यादा देर बाद रुकेंगे, तो वो जीत जाएंगे। क्लियर, तो वो क्या करते हैं, अपने हैंड्स को स्क्वीज कर लेते हैं बॉडी के पास और घूमते रहते हैं। आई को कम कर लेते हैं, आई को कम करने की वजह से ओमेगा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो लेट रुकते हैं। क्लियर, तो ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की एप्लीकेशन हुई ना, आई इंटू ओमेगा कांस्टेंट। अच्छा, एक और तरीका बताता हूं, एक और एप्लीकेशन बताता हूं। जब स्विमर समरसॉल्ट लगाता है, एक हाइट से जंप करता है स्विमिंग पूल में, तो वो भी अपनी बॉडी को स्क्वीज कर लेता है। जब वो अपनी बॉडी को स्क्वीज करता है तो वो क्या करता है, आई को कम करता है। आई कम होगा तो क्या होगा, ओमेगा बढ़ जाएगा। ओमेगा बढ़ जाएगा तो ज्यादा राउंड रोटेट करेगा, वो भी एक तरह का स्पोर्ट है। ठीक है, ज्यादा राउंड रोटेट करेगा, और जैसे ही वो स्विमिंग पूल में जाने लगेगा वो फिर से अपनी बॉडी को एक्सपैंड कर लेता है, खोल लेता है। बॉडी को एक्सपैंड करने में क्या होगा, आई बढ़ा देगा। आई बढ़ा देगा तो एक पर्टिकुलर ओमेगा पे ही वो डाइव करेगा, बहुत ज्यादा ओमेगा पे करेगा तो उसको ही इंजरी होगी। ठीक है, तो वो अपनी बॉडी को ऐसे खोल लेता है, वो उसकी प्रैक्टिस है, वो बॉडी को ऐसे ओपन कर लेता है कि पर्टिकुलर आई के लिए ओमेगा कम हो जाए और इतना हो जाए कि वो सेफ लिमिट पे डाइव कर पाए अंदर। क्लियर, तो ये सब एप्लीकेशंस हैं किसकी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ऐसे ही टॉर्नेडो आता है ना, तो उसमें क्या होता है, जब टॉर्नेडो आता है तो उसमें बोलते हैं जो टॉर्नेडो की इनर लेयर्स होती है ना, वो ज्यादा डेंजरस होती है, अंदर वाली लेयर।
क्यों? क्योंकि अंदर वाली लेयर का एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास होता है, तो अंदर वाली लेशन का आर कम होता है, ठीक है। इनसाइड टॉर्नेडो आर कम होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है। दैट मीन्स अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है तो ओमेगा ज्यादा होता है, तो इन बिटवीन टॉर्नेडो ज्यादा असरदार होता है रेदर देन टॉर्नेडो बाहर की तरफ। क्लियर? तो ये भी एक तरह की एप्लीकेशंस हैं किसकी? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की। क्लियर? तो ये कुछ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के टॉपिक्स थे, कुछ स्मॉल टॉपिक्स हैं, बट ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। याद रखने का एक सबसे आसान तरीका एनालॉगी, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है। एनालॉगी, लीनियर एंगुलर वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एल, फोर्स, टॉर्क, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पता है? ऐसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और इसकी एप्लीकेशन 100% आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। क्लियर? तो ये क्या है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया जैसे ट्रांसलेशन मोशन में बोलते हैं कि हर बॉडी का अपना इनर्शिया है, ऐसे ही हर रिजिड बॉडी का मूवमेंट ऑफ, जैसे रिजिड बॉडी का हमने डिफरेंट रिजिड बॉडीज का सेंटर ऑफ मास पढ़ा था, ऐसे ही डिफरेंट रिजिड बॉडीज का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। क्लियर? जैसे एक रॉड है, ठीक है, एक यूनिफॉर्म, यहां क्या है? यूनिफॉर्म रॉड है जिसकी लेंथ है L, क्लियर, जिसका मास है m। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी हम बोलते हैं दैट शुड बी अबाउट सम एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना, किसी एक्सिस के अबाउट ही तो रोटेट करेगा, तभी तो हम उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताएंगे। तो रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर, सेंटर से जब पास होता है तो रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12। फॉर्मूला है, इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है आपके सिलेबस में, डायरेक्ट आपको ये लर्न होना चाहिए कि रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ml²/12, जब एक्सिस सेंटर से पास कर रही है। ठीक है, अब जब एक्सिस कॉर्नर से पास कर रही है किसी एक, सेम है, L लेंथ है, m मास है, बट एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी है? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसमें ये है। कॉर्नर से जब एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रही है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है रॉड का? तो होता है ml²/3। यहां से यहां जाने के लिए इसका और इसका एक, इसके ऊपर एक थ्योरम्स होती हैं दो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, बट दैट इज नॉट इन योर सिलेबस। ये भी सिलेबस में 2020-21 के सिलेबस में नहीं है, पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो आपको डायरेक्ट इसको लर्न करना है। क्लियर? क्या करना है? डायरेक्ट लर्न करना है। ऐसे ही रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से अगर पास करें तो रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? ठीक है, ऐसे ही एक केस ये होता है रिंग में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में, एक ये होता है, एक तो ये सेंटर से पास कर रहा है, मतलब ये रिंग है, यहां सेंटर से पास कर रहा है, ठीक है, एक है इसके डायामीटर से पास कर रहा है, ऐसे यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रही है। क्लियर? रिंग में एक इसके टेंजेंट से पास कर रही है, एक इसके डायामीटर से पास कर रही है। रिंग डॉटेड बनाया क्योंकि इसको टच नहीं कर रहा है, इसके बीच में से पास कर रहा है। एक डायामीटर के अबाउट रिंग क्या होता है, एक टेंजेंट के अबाउट क्या होता है। तो इसके बाद ये और ये निकालने का वे वही है, परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बट दैट इज नॉट इन योर सिलेबस। आप इसको डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हैं। तो मैं यहाँ कुछ बोर्ड पे लिखता हूँ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट बॉडीज के। क्लियर? उसको 1 बाय 1 देख लेंगे। तो ये कुछ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का हमने देख लिया। उसके बाद रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जब वो सेंटर से पास करती है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है mr²। क्लियर? मतलब ये रिंग है और यहां सेंटर से ये पास कर रही है, तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट कितना है? mr²। क्लियर? ये रिंग है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके अंदर ऐसे पास हो रही है अलोंग द डायामीटर के अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रही है, तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? जो सेंटर का होता है, जब सेंटर से डायामीटर का निकालते हैं तो इसका हाफ कर देते हैं। ये थ्योरम ही है, आपको नहीं जानना, mr²/2। क्लियर? और जो डायामीटर का है, डायामीटर का ये है टेंजेंट का, मतलब ये वाली टेंजेंट, या डायामीटर अगर ये भी सेम ही होगा डायामीटर, तो ये टेंजेंट, ठीक है ना। डायामीटर के लोग डायामीटर ऐसे वर्टिकल लो या ऐसे हॉरिजॉन्टल लो, एक ही बात है। तो
टेंजेंट ये वाली है या ये वाली है, अलोंग द टेंजेंट ये जो मैं निकाल रहा हूँ, अलोंग द टेंजेंट कितना होगा, जो डायमीटर के अबाउट होता है उसमें mr स्क्वायर को प्लस कर देते हैं, हमेशा mr स्क्वायर को प्लस कर देते हैं, यहां से यहां जाने में mr स्क्वायर को प्लस कर देते हैं डायमीटर से टेंजेंट में जाने में। तो हाफ mr स्क्वायर में mr स्क्वायर प्लस करोगे तो कितना आएगा, 3/2 mr स्क्वायर। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम से होता है। क्लियर। डिस्क रिंग है, ये हॉलो है, जब इसमें बीच में भी मास होगा तो ये क्या बन जाएगा, डिस्क। डिस्क होगा तो उसके सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, रिंग में mr स्क्वायर होता है सिंपल, डिस्क में हाफ mr स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद डायमीटर पे जाएंगे, डिस्क के डायमीटर पे जाएंगे तो इसका हाफ कर देंगे mr स्क्वायर बाय 4, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से होता है। ठीक है, और इसका टेंजेंट पे करेंगे तो mr स्क्वायर को प्लस कर देंगे तो ये 5/4 mr स्क्वायर होता है। ठीक है, तो लर्न करने का वे बता रहा हूं आपको, अगर जब सेंटर से पास हो रहा है सिंपल तो एक वो वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद करना है, रिंग का mr स्क्वायर है, डिस्क का mr स्क्वायर बाय 2। क्लियर। इसके बाद अगर डायमीटर से पास कर रहा है, यहां की बजाय यहां से पास कर रहा है तो इसका हाफ कर देना है, और डायमीटर के साथ पैरेलली में टेंजेंट से पास कर रहा है तो उसमें mr स्क्वायर ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे जो रिंग का होता है वही हॉलो सिलेंडर का होगा, हॉलो सिलेंडर रिंग जैसा ही होगा ना, बहुत सारी रिंग्स रख के सिलेंडर बनेगा, और जो डिस्क का होगा वही सॉलिड सिलेंडर का होगा, तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है। अब आया सॉलिड स्फीयर का। स्फीयर क्या है, 3D। सॉलिड स्फीयर में डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी सॉलिड स्फीयर में सेंटर से पास करता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, सपोज बॉल है, ठीक है, बास्केटबॉल के बीच में से एक्सिस ऑफ रोटेशन और उसके अबाउट रोटेट कर रही है बास्केटबॉल, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, 2/5 mr स्क्वायर सॉलिड स्फीयर का। ठीक है, और टेंजेंट से देखें तो 7/5 mr स्क्वायर। क्लियर। और होलोस्फीयर, होलोस्फीयर का कितना है, मतलब अंदर से स्फीयर एम्प्टी है, तो होलोस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, होलोस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2/3 mr स्क्वायर, उसका 2/5 mr स्क्वायर, होलोस्फीयर का कितना है 2/3 mr स्क्वायर। क्लियर। और टेंजेंट से पास कर रहा है तो कितना है 5/3 mr स्क्वायर, 2/3 mr स्क्वायर और 5/3 mr स्क्वायर। तो ये कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं डिफरेंट रिजिड बॉडीज के। इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आपको डेरिवेशन नहीं करना, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये mr स्क्वायर जो मैंने रिंग का बोला है, तो ये क्यों आया है mr स्क्वायर, ये जो है मैंने रिंग का mr स्क्वायर बोला है, ये रिंग का यहाँ mr स्क्वायर क्यों आया, इसकी डेरिवेशन आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ इसको लर्न करना है कि रिंग का mr स्क्वायर होता है। ओके, सो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू।